एक लड़ाई और चल रही है सड़कों को लेकर। उत्तर प्रदेश में सड़क की सियासत भी उतनी ही जरूरी है और आज रिपोर्टर बाइक वाली इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पहुंची है गाजियाबाद। हमारे साथ मौजूद हैं गाजियाबाद के सांसद जनरल वीके सिंह, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री भी हैं। उत्तर प्रदेश में सपा सर बार बार दावे करती है कि सड़कों का जाल हमने फैलाया, आपने सिर्फ फीता काटा। कई बार लोग बाग भूल जाते हैं कि कितना काम किसने किया है। ये जो सड़क जिस पे हम चल रहे हैं, इससे पहले आप नेशनल हाईवे पर आए, उस समय एक गाजियाबाद की सबसे बड़ी डिमांड थी कि नेशनल हाईवे 24 का चौड़ीकरण होना चाहिए। आज 16 लेन और 14 लेन का हाईवे है। पूरे भारत में ऐसा बड़ा हाईवे नहीं है कहीं भी। ये जो एलिवेटेड रोड है, इसका काम शुरू हुआ था, लेकिन 2 साल तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। 2 साल तक पड़ा रहा क्योंकि जो सरकार उस समय थी वो इस चीज़ में सक्षम नहीं थी कि इसको रेलवे के ऊपर से इसका जो ब्रिज बनना था वो बन सके। इसको कंप्लीट हमने कराया। अब आप आधा काम कर ले या आधे कपड़े बनवा दें, उसके बाद कहेंगे हमने तो पूरा ड्रेस बनवा दिया था, अब आप ये क्यों हमारे उस पर चल रहे हैं। तो ये गलत है। वो तो यही कहते हैं कि हमें केंद्र ने मौका नहीं दिया काम करने का, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार है तो इसका फायदा उठा रहे हैं। हमारी योजनाओं में बीजेपी ने, मोदी जी ने अड़ंगा डाला। ऐसा है, किसी ने अड़ंगा नहीं डाला। अगर काम करने की चाह होती है तो कोई अड़ंगा रुकता नहीं है। और अगर मैं कहूँ कि 2 साल जो हमारी सरकार रही, जो हम लोग अकेले रहे, तो क्या हमने अपने इलाके में काम नहीं किया? हमने सैंक्शन ली ना, रोड्स की सैंक्शन ली, बाकी कामों की सैंक्शन ली, तो वो क्या अब हम भी कहें कि भी आप 2 साल तक अड़ंगा डालते रहे? इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकती कि आज से 5-10 साल पहले और अब की सड़कों में अंतर जरूर नजर आता है। जनरल साहब, इसका श्रेय किसे देंगे? देखिए, इसका श्रेय जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है, जिस तरीके से सोच है, ये सोच का काम है। अगर हमने सोचा कि हमने कनेक्टिविटी बढ़ानी है, अलग अलग तरह के तरीके से सोचा गया कि एक भारतमाला प्रोजेक्ट होगा जिसमें बॉर्डर के साथ साथ बाकी देशों के साथ जो रास्ते जाते हैं उसको ठीक करना है। इकोनॉमिक कॉरिडोर होंगे ताकि जहाँ पे माल बनता है वहाँ से आगे निकल सके। हर एक पोर्ट तक कनेक्टिविटी होगी। ये चीज़ें पहले भी सोची जा सकती थी, लेकिन ये सोच नहीं थी। सोच बहुत छोटी थी। सोच थी कि मेरे गांव का रास्ता बनना चाहिए, मेरे शहर का रास्ता बनना चाहिए, इसलिए प्रोग्रेस नहीं हुआ। एक्सप्रेसवेज के एक जाल से यूपी को जोड़ा जा रहा है। जनता क्या ये विकास देख रही है और इसका श्रेय मोदी जी को देंगे या योगी जी को देंगे? बीजेपी इसका फायदा कैसे उठाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी है और इसके अंदर इंडिविजुअल्स की बात नहीं होती है, इसमें पार्टी की बात होती है। अगर हमारी सरकार केंद्र के अंदर है और उत्तर प्रदेश के अंदर है तो दोनों साथ साथ मिलकर चल रहे हैं। और ऐसा बहुत कम होता है, जो कि यूपीए के टाइम में भी देखा गया। यूपीए के टाइम में भी उनके समर्थन की सरकारें थीं, पर काम तो नहीं हुआ ना। तो ये दोनों तरफ से जब जोर लगता है तब जाकर काम होता है। इसीलिए हम डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। जी, तो आरोप आपकी सरकार पर यह लग रहा है कि चुनाव सर पर है तो फीता काटा जा रहा है, एक के बाद एक एक्सप्रेसवेज का उद्घाटन किया जा रहा है। अब तक ये सब क्यों नहीं किया? 5 साल खत्म होने को है, तब इनके विजन में, रोड मैप में सड़कें क्यों नजर आ रही हैं? देखिए, सड़कें तो 5 साल से नज़र आ रही हैं, सड़कें बन रही हैं और भी बनेंगी। आज अगर आप गाजियाबाद को देखें, गाजियाबाद मेरठ आप आधे घंटे में पहुंच जाते हैं, गाजियाबाद हापुड़ आप आधे घंटे से कम के अंदर पहुंच जाते हैं। अगर आप यहाँ से मुजफ्फरनगर ऋषिकेश जाना चाहें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगते हैं। एक हम नया रास्ता बना रहे हैं देहरादून के लिए, 2-2.5 घंटे में आप देहरादून पहुंच जाएंगे। दिल्ली से होते हुए अगर अमृतसर जाना है तो आप 4-4.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो बहुत कुछ हो रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ी है, नो डाउट। हाँ जी, और कनेक्टिविटी करने वालों को क्या जवाब देना चाहिए? और कनेक्टिविटी सिर्फ रोड की नहीं है। अगर आप उड़ान स्कीम को भी ले लें तो जिस तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ी है बहुत ज़्यादा है।
तो सड़कों को लेकर जो सियासत कर रहे हैं उनके लिए क्या जवाब है? उनके लिए जवाब यही है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ज़्यादा खंबा नोचने की आवश्यकता नहीं है। जो काम हो गया उसकी प्रशंसा करिए, उसका फायदा उठाइए। तो जनरल वीके सिंह से उत्तर प्रदेश में सड़कों की जाल और सड़कों की सियासत पर हमने चर्चा की। अब थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की राजनीति और सियासत को हम इनसे समझते हैं। सर, गाजियाबाद से आप चुने गए। 2014 की मोदी लहर में कहा जाता है जब लोगों ने आपको चुना, उससे पहले एक लड़ाई और एक नारा उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया था, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, और आपने कहीं ना कहीं सियासत में एंट्री भी की भ्रष्टाचार की लड़ाई के खिलाफ। इन दोनों पर कितना काबू आज की तारीख में पाया जा चुका है? आज की तारीख में अगर आप देखें, गुंडे छिप गए हैं। एक सबसे बड़ी उपलब्धि मैं ये कहूँगा कि योगी सरकार की रही है। जिस प्रकार से कानून और व्यवस्था के ऊपर ध्यान दिया गया है, उतना पहले कभी नहीं ध्यान दिया गया था। आज महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। सर, बात जब कानून और महिलाओं की सुरक्षा की होती है तो विपक्ष आरोप लगाता है, हाथरस गिनाता है, बात बात पर हो रहे मर्डरों को गिनाता है और कहता है कि ये तो नाकामी है योगी सरकार की। देखिए, एक कंपैरेटिव एनालिसिस करनी चाहिए। तब क्या था, अब क्या है। तब क्या आदमी सुरक्षित महसूस करता था या अब महसूस करता है? जब हम कहते हैं कि कानून व्यवस्था सुधरी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ सुधर गया है। हर चीज़ को बिल्कुल सुधारने में टाइम लगता है और चीज़ें तो अभी शुरू हुई हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि अब की बार फिर से योगी सरकार जब आएगी तो जो गुंडे अब तक बचे हुए वो भी भाग जाएंगे। चलिए, यानी कि कानून में काफी हद तक सुधार हुआ है और कुछ हद तक होना बाकी है। अब रही बात माफियाओं की और ये जो आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, सपा कहती है कि ये बदले की राजनीति वाली सरकार है और फिर सत्ता में आएगी तो यही करेगी, इसीलिए छापे पड़ रहे हैं, इसीलिए रेड हो रहे हैं। जो पैसा इन्होंने छिपाया था, जो पीयूष जैन के यहाँ रेड हुआ है, वो क्या बदले की भावना से हुआ है? वो तो यही आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, वो तो देखिए, आदमी अपने बचाव के अंदर बहुत कुछ कहता है और वही सपा के लोग बाग कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि क्या ये सही है कि गलत है। बदले की अगर राजनीति होती तो अब तक सबके सब जेल में होते ना। जेल में सिर्फ अपराधी लोग ही हैं और तो कोई नहीं है जेल के अंदर। चलिए, तो आप ये कह रहे हैं कि जो माफिया हैं, जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ योगी राज में, योगी शासन में कार्रवाई हो रही है और आगे भी होती रहेगी। आगे होती रहेगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि बिना उसके काम नहीं चलेगा। चलिए, बात जब नारी सम्मान की होती है तो आजकल यूपी की राजनीति के प्लेटफॉर्म पर प्रियंका गांधी सिर्फ महिलाओं पर फोकस करते काफी जोर शोर से नजर आ रही हैं। वो महिला वोटर्स को भी लुभाने की कोशिश हो सकती है। 2024 की आगे की भी तैयारी हो सकती है। क्या इसका आपको लग रहा है कि खामियाजा या कुछ असर बीजेपी को सहना पड़ सकता है 2022 में? देखिए, ऐसा है कि प्रियंका जी विमेन की बात करती हैं तो इसलिए उनको विमेन के बारे में बात करके जवाब देना पड़ता है। मैं एक चीज़ आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा, विमेन रिजर्वेशन बिल आज तक क्यों नहीं आया? कौन उसको अपोज करता है? भारतीय जनता पार्टी उसके समर्थन में है और जो अपोज करने वाले हैं वो कहते हैं जी आप नारी का सम्मान नहीं करते। तो ये जो है युक्ति संगत नहीं है। और उत्तर प्रदेश, चलिए, कांग्रेस में आप कह रहे हैं कि जो नारी का सम्मान खुद नहीं कर रहे, वो नारी को लेकर और महिलाओं को लेकर जो वादे कर रहे हैं वो तो ना ही करें, लेकिन पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है बीजेपी के खिलाफ। हालांकि भले ही चुनाव अलग अलग लड़ रहे हों वो, लेकिन मुद्दों को लेकर इस बार यूपी सरकार पर सब बड़ा भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जब कोई चारा नहीं रहता, जब हार निश्चित दिखाई देती है तो लोग बाग इकट्ठे होने की कोशिश करते हैं और उसके बाद कोशिश करते हैं कि जो मुद्दा ना भी हो उसको उछाला जाए। तो मैं अपने मन से यही सोचता हूं कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसके अंदर जनता की भलाई के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सोचा ना हो। चूंकि आप नेता से पहले एक सैनिक हैं, तो आपसे तो मैं इसका एक स्पष्ट जवाब भी चाहूंगी कि ये हिंदुत्व की लड़ाई के नाम पर बीजेपी क्यों अपना एजेंडा बनाती है? फिर आपको नहीं लगता कि राम मंदिर के नाम पर सत्ता तक पहुंचे तो अब काशी और मथुरा को गिनाया जा रहा है?
देखिए, ना तो हिंदू की लड़ाई है ना हिंदुत्व की लड़ाई है। हिंदुत्व के बारे में एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा स्पष्ट फैसला है, हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लिविंग। देयर इज नो वर्ड कॉल्ड हिंदू इन आवर स्क्रिप्चर्स। हमारे स्क्रिप्चर्स हिंदू की बात नहीं करते, ये शब्द तो हमको बाहर से मिला है। हम सब सनातन धर्मी हैं और सनातन धर्म की परंपरा अभी तक इसीलिए जीवित है कि सनातन धर्म सब चीज़ों को मानता है, कोई बंदिश नहीं लगाता है, किसी से बैर नहीं रखता है। अगर बैर रखता या नहीं मानता तो अब तक सनातन धर्म खत्म हो जाता। तो भारत की सांस्कृतिक धरोहर अगर टूट रही है और उसको जिंदा किया जाता है तो वो किसी धर्म का विपक्ष नहीं है, वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। आज अगर काशी को ठीक किया गया है और उसको एक भव्य रूप दिया गया है तो सबके लिए है। काशी एक भारत की बड़ी पुरानी सांस्कृतिक धरोहर रही है, तो क्या उसको ठीक करना अच्छा नहीं है? मुझे बताइए, यूपी में बीजेपी के मैनिफेस्टो में या चुनावी गेम प्लान में, रोड मैप में मुसलमानों के लिए क्या है? मुसलमानों के लिए सब कुछ है। आप हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में देखिए, जितना काम माइनॉरिटीज़ के लिए कराया गया है, जितनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हमने माइनॉरिटीज़ के लिए रखवाई हैं, सबके लिए। लेकिन अगर आप सिर्फ ये कहें कि जो माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ उसमें एक ही धर्म पड़ेगा तो गलत है। हम तो कहते हैं सब लोग साथ पढ़ो ताकि किसी के बीच में कोई भेदभाव ना रहे। जनरल साहब, आप अकेले ऐसे सैनिक रहे हैं जो वाइल सर्विंग, जिसने ये हिम्मत दिखाई थी केंद्र के खिलाफ कोर्ट तक जाने की, तो आपसे इस बात की भी अपेक्षा कर सकते हैं कि आप मुखर होकर ये बताएंगे कि उसी पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने जंग शुरू की, जिसे ज्वाइन किया एज ए राजनेता, उसके अंदर भी अब नाराजगी, गुटबाजी की खबरें आने लगी हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? देखिए, जब आप किसी चीज़ को जड़ से निकालना चाहते हैं उसमें हमेशा ये सोचकर चलिए कि टाइम लगता है, और ख़ासकर जब आप सिस्टमिक बदलाव करना चाहते हैं। आज वो सिस्टमिक बदलाव शुरू हो चुका है। चीज़ों को पारदर्शी बनाया गया है, चीज़ों को ऐसा किया गया है जिससे कि भ्रष्टाचार खत्म हो सके। अगर आपने फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जनधन के साथ और पैसा सीधा अकाउंट में जा रहा है तो बीच में कोई खाने वाला नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें की गई हैं और ये धीरे धीरे प्रोसेस जब चलता रहेगा तो आप देखेंगे हम उस लेवल पर पहुंच जाएंगे जहां भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए किसी को बोलना नहीं पड़ेगा। बीजेपी पोर्ट्रे करने की कोशिश नहीं कर रही है कि ऑल इज वेल है। जो तस्वीरें शेयर की जाती हैं योगी मोदी जी की, हकीकत में ऑल इज वेल की स्थिति है? ऑल इज वेल ज्योति जी, ऑल इज वेल। प्रॉब्लम इज कि कई लोगों को भूत देखने का खुमार चढ़ा हुआ है। कुछ नहीं है, हम अपना काम करेंगे ठीक से तो निश्चित विजय हमारी होगी। आप गाजियाबाद से सांसद हैं, ये वही गाजियाबाद है जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम किसानों के आंदोलन का गढ़ भी रहा। जहां से हमने अपनी यात्रा शुरू की वहां महीनों तक, 1 साल हो गए थे जब किसानों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। ये चुनावों में बीजेपी के लिए कितना बड़ा नुकसान साबित हो सकता है? काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि किसान जो नाराजगी प्रकट कर रहे थे वो कानून के प्रति प्रकट कर रहे थे। पर कानून तो अभी की सरकार ने बनाए थे। नहीं, सुनिए मेरी बात, उनको शायद पूरा उन्होंने जो विश्लेषण किया कानूनों का, उन्होंने उसके अंदर नहीं देखा कि वो कानून फायदेमंद है कि नहीं है। एक हवा चली, कानून वापस करो, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन तीनों कानूनों का जो एक असर जो होना चाहिए था, जिसका मेन असर था गेहूं और चावल की खेती पर, हमारे यहाँ तो गन्ना उगता है, हमारे यहाँ किसान के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये कहना कि जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर इसका असर है, वो गलत होगा। और गन्ना किसान के लिए जितना योगी जी की सरकार ने किया है शायद किसी सरकार ने पहले ना किया हो। जो बकाया मायावती जी छोड़ गई थी, जो बकाया अखिलेश जी छोड़ गए थे, वो सब ठीक किया। जो मिलें बंद हो रही थी उनको दोबारा चालू किया। एथेनॉल के अंदर प्रोडक्शन
उत्तर प्रदेश एक अग्रणी प्रदेश बना है, जितना एथेनॉल बनाएगा उतना हमारा किसान ऊर्जादाता बनेगा। यही विपक्ष अब वो है जो कह रहा है कि चुनावों में हमारी जीत हो, क्योंकि हम अगर वापस आए तो मोदी जी गन्ना 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 किसान के नाम पर जिन्ना जिन्ना और अब्बा जान कर रहे हैं, हम इन किसानों का कर्ज माफ करेंगे, बिजली बिल आधा कर देंगे। ऐसा है, जिन प्रदेशों ने बिजली आधी की है उन प्रदेशों से पूछे कि उनका क्या हाल है। मुफ्त की चीज और बिना तुक की चीज कभी आपको आगे नहीं ले जा सकती। उत्तर प्रदेश की राजनीति ऐसे मानी जाती है, सियासत का ये केंद्र है, यहाँ पर जो मुद्दे उठते हैं फिर वो आगे देश भर के भी मुद्दे बन जाते हैं। और इस समय बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हर प्रदेश के मुद्दे अलग होते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश के क्या मुद्दे हैं इस वक्त? उत्तर प्रदेश के देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कई चीज़ें हैं। आज अगर जिस तरीके से बिजली मुहैया कराई गई है, मैं अपनी तरफ से चाहूँगा कि हर गांव को प्रदेश में 24 घंटे बिजली मिले। वो कराना बाकी है। कई गांवों के अंदर मेरे ख्याल से 20 घंटे मिलती है, 18 घंटे मिलती है। तो इस तरीके से अगर आप उन्नति करना चाहते हैं, विकास करना। गांव में तो ये भी शिकायत है, कनेक्शन लगा दिया दिखाने के लिए, बिजली दी नहीं है अभी तक। क्या चीज? कनेक्शन लगा दिया, बिजली दी नहीं, ये आरोप भी लगते हैं। नहीं, ये सपा की सरकार में तो होता था, हमारे यहाँ नहीं होता। सपा ने एक रोड मैप तैयार किया है। जो सपा पिछली बार भाई भाई बनकर राहुल और अखिलेश मैदान में उतरे थे, उन्हें बीजेपी से फूकी खानी पड़ी थी। क्लीन स्वीप ही था एक तरीके से, जब 320 के ऊपर सीटें जीते। लेकिन वो सपा इस वक्त बीजेपी के लिए बड़ा कॉम्पिटिटर माना जा रहा है। तो अगर आप बिल्कुल ये कहें कि नहीं जी कोई हमें ऑपोजिशन नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको अपनी तैयारी पूरी करनी है, चाहे ऑपोजिशन हो चाहे ना हो। और इसलिए अगर कुछ लोगों को लगने लगा कि सपा का बड़ा इकट्ठा हो रहा है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक हम हैं, हम इस चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार है कि जो कुछ वो करेंगे उसके लिए हमारे पास पूरे जवाब हैं। जनता को बताने के लिए सब कुछ है और जनता इस चीज़ को समझती भी है। अगर जनता ये सब कुछ समझ रही है तो जनता इन मुद्दों को ध्यान में रखेगी, या जनता आपके हिसाब से, आपकी नज़र में ये ध्यान में रखेगी कि मेरा नेता यादव है या मेरा नेता दलित है या ठाकुर है या ब्राह्मण है? जनता ये देखेगी किसने काम किया है और किसने उनके लिए भला किया है। तो इस बार कितनी जनता ये नहीं देखेगी कि ठाकुर है, दलित है, क्या है। देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत में इस बार हमने हर इलेक्शन के अंदर अब तक हर पार्टी ने लोगों को बांटा है। पहली बार एक पार्टी ऐसी आई है जिसने लोगों को जोड़ने की कोशिश की है। अब एक बहुत जरूरी बात पर मैं चर्चा करूंगी, वो है युवाओं की नाराजगी, बेरोजगारी। इतना बड़ा मुद्दा है, जब मैं उनके बीच जाती हूँ तो वो कहते हैं हम किसी को वोट ही नहीं देंगे, सब झूठे वादे कर रहे हैं। एक चीज मैं समझाना चाहूंगा, हमारे देश में सोच नौकरी की होती है, सरकारी नौकरी मिले। क्या सरकार सबको नौकरी दे सकती है? नहीं दे सकती। हर व्यक्ति जो लेट से मीडिया में जाना चाहता है, वो सोचे कि मैं एक सरकारी चैनल में जाऊं, क्या जा सकता है? जब तक हम अब सोच को नहीं बदलेंगे तब तक आपको निराशा हाथ लगेगी। बहरहाल जनरल विजय कुमार साहब हैं, तो अब एक अंतिम लाइन में मुझे ये बता दीजिए कि जिसका नाम ही विजय, वो अब आगे किसकी विजय देख पा रहे हैं? विजय अब अजय का रूप ले लेंगे। हमारी कोशिश है कि हम पूरे तरीके से विजय हासिल करें और जो हमारी सरकार है वो हमेशा सफल हो। योगी जी की विजय निश्चित है 2022 में? पूरी निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।